हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही चीज़ें हम साथ में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री की क्लास आपकी 10 बजे हो चुकी है। पॉलिटी की क्लास रोज़ आपकी 12 बजे होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। पॉलिटी का देखिए पहला चैप्टर है विविधता की समझ। यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न हैं। वे ना केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न भिन्न भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। तो देखिए, आप लोग अपने आसपास के लोगों को ही देख सकते हैं। कुछ लोग बाहर से जो आए हुए होते हैं तो बहुत काफ़ी भिन्नता होती है। रूप रंग में तो भिन्नता होती ही है, साथ में उनके धर्म, उनका रहन सहन, खान पान। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाइए तो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, बहुत चीज़ें अलग पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, हमारे भारत में बहुत विविधताएं हैं। भारत विविधताओं वाला देश है, उसी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से कितना अच्छा बने हुए हैं चित्र। देखिए, सभी लोग एकदम अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग देखिए इनकी हेयर स्टाइल भी है। तो यही देखिए है विविधता। आगे बात करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों जैसे चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। चैप्टर ये देखिए आपका विविधता। तो विविधता से संबंधित ही ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कई सारी अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। दोस्ती करना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका पीडीएफ में सेंड कर दूँगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। तो देखिए, सभी के दोस्त होते हैं, सभी की सहेलियाँ होती हैं, तो सभी एक दूसरे से अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही होती हैं। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो ये देखिए, ये हमारे जीवन को समृद्ध करती है कि हम दूसरों से सीखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो जो लोग भी कहानियाँ लिखते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वास्तविक जीवन से संबंधित ही होती हैं बहुत सारी कहानियाँ। उनके अंदर से वो कहानियाँ आती हैं, विभिन्न स्रोतों, किताबों से उनको प्रेरणा मिलती है और तभी वो कहानियों की रचना करते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहें और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। जो लोग जहाँ पर रहते हैं देखिए, वहाँ की चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो उसी के बारे में वो कहानियाँ लिख देते हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाएं। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं, कुछ साहस की हो गई, कुछ बचपन की यादों की हो गई, कुछ चित्रों की हो गई, कुछ जंगलों की हो गई। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? अब देखिए, भारत में विविधता अच्छे से देखिए समझिएगा। इसको आपको याद नहीं कुछ करना पड़ेगा, बस मन से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। भारत देखिए बहुत ही विविधता वाला देश है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ दिखाए भी गए हैं कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे
काम करते हैं उनमें से एक तरीका बताया गया है। 2 और तरीके लिखिए। तो देखिए, प्रार्थना, इबादत करना, हिंदुओं में प्रार्थना होता है और मुस्लिमों में इबादत होता है। तो देखिए बात एक ही है, वही है भगवान की प्रार्थना करना। भक्ति गीत गाते हैं लोग। शादी में देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही में कोर्ट मैरिज जो होती है, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। हर देखिए त्योहारों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ट्रेडिशनल कपड़े, पार्टी वियर कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं। औरतों का कितना सारा पहनावा होता है। अभिवादन करना, तो देखिए झारखंड के आदिवासियों को एक दूसरे को जोहार करना। ऐसे ही कहीं कहीं लोग राम राम करते हैं, कहीं कहीं लोग नमस्ते करते हैं। अभिवादन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो भारत में देखिए बहुत विविधता देखने को मिलती है हर एक क्षेत्र में। से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रार्थना, प्रेयर करना, सब कोई देखिए प्रेयर ही कर रहा है, लेकिन अलग अलग तरह से। कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन है वो एक ही चीज़। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक दूसरे के भाग्य की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में ऊँट, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। तो देखिए पहले इतने सारे साधन नहीं थे, इसीलिए लोग जाते तो थे, किसी न किसी तरह जाते थे। कोई जहाज़ों पानी के रास्ते माध्यम से, कोई ऊँटों के माध्यम से, कोई घोड़े के माध्यम से जाते तो थे। लेकिन क्या होता था पहले कि एक जगह पर लोग काफ़ी समय तक रुक के रेस्ट करते थे, आराम करते थे, काफ़ी समय तक वहाँ पर रहते थे, वहाँ की चीज़ों के बारे में जानते थे। लेकिन देखिए आजकल इतने सारे साधन चल गए हैं, पर किसी के पास टाइम नहीं कहीं रुकने का। उसी दिन जाओ, उसी दिन वापस आ जाओ। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो देखिए बहुत सारे रीज़न थे पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों में वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने ढर्रे पर ही चलते थे। तो जब भी देखिए कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर नई नई चीज़ें तो उसको मिलेंगे ही। अब नई चीज़ें मिलेंगी तो कुछ चीज़ें तो उसको सीखना ही पड़ेगा, वो स्वाभाविक है, वो सीख ही जाता है। बाकी सारी चीज़ें नहीं बदलती, कुछ चीज़ें अपनी पुरानी भी सीखे रहता है। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगति, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। तो जब दो जगह के लोग आपस में मिलेंगे, बातें चीतें करेंगे, तो एक दूसरे का कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। और ऐसे ही कैसी संस्कृति का जन्म होता है? देखिए मिली जुली संस्कृति का। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ा और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उन्हें भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। तो देखिए शहरों के लोग जो होते हैं वो तो कुछ उगाते नहीं हैं, बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। गाँव के लोग अपनी वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं, सब्जियां, अनाज सभी कुछ उगाते हैं और गांव के लोग अपने भौतिक वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कार्यों का क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि रेगिस्तान जो होता है उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई आए नहीं, व्यापारी जो हैं आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। सभी लोग देखिए आने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन ये ऐसा इलाका है रेगिस्तानी जहाँ पर रहना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की भी कमी होती है, तो बहुत ज़्यादा आबादी नहीं पाई जाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई यहाँ आना नहीं चाहता, कोई व्यापार करने के उद्देश्य से या घूमने फिरने के उद्देश्य से। साथ ही में लद्दाख की बात की जा रही है यहाँ पर, कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है
और लद्दाख से ही गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुंचते हैं। और देखिए इसी को मध्य एशिया को क्या कहा जाता है, आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले लाते हैं, देखिए कच्चा रेशम लाते हैं, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, याद रखिएगा कि छोटा तिब्बत किसको कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, याद रखिएगा केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है, तो तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर ये छूट गया था, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। एक चैप्टर में मैंने आपको रेगिस्तान वाले चैप्टर में ये भी बताया था कि देखिए जो रेगिस्तानी इलाका, तो ये नहीं हम कह सकते कि वो गर्म ही होगा। गर्म रेगिस्तान भी होता है और ठंडा रेगिस्तान भी होता है। लद्दाख जो है आपका ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान की बात करें तो जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, वो आपका गर्म रेगिस्तान है। यहाँ देखिए लद्दाख में वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। पानी के लिए पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग किस्म की बकरियां पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी है। पश्मीना साल मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है। देखिए गर्मी तो बहुत होती है लेकिन ये बिल्कुल पतली होती है, मोटी एक भी नहीं होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मक्खन, खास तरह का छेना या मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। तो देखिए इनके पास जो जंतु होती हैं, गाय हो गई, बकरी हो गई, याक हो गई, इन्हीं से अपना भोजन वोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पश्मीना साल की बुनाई दिखाई गई है, कैसे ये लोग बिनते हैं। यहाँ पर देखिए बाल की बात करें, जो पश्मीना बकरी के बालों से बनाई जाती है। एक खास किस्म की बकरी होती है पश्मीना बकरी या पश्मीना ऊन होती है। ये देखिए तो बहुत ही पतली होती है। अगर हम अपने एक बाल ले लें और उसका 6 बाल ले लें तभी बराबर होगा ये। तो इसीलिए 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है। नेक्स्ट देखिए केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम इधर साइड है, देखिए नीचे वाला भाग है प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ पर केरल है आपका। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये चिड़ियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। तो देखिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल में बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं, जैसे आपके देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्ची, ये सभी हो जाते हैं। और ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग में है। एक तरफ तो ये समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको जाता है, देखिए संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। केरल के बारे में है, देखिए मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता। तो ये देखिए केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें नाव में देखिए नाव प्रतियोगिता होती है। क्या इसको बोलते हैं, ओणम। याद रखिएगा एग्जाम में आ जाए। ओणम त्यौहार कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे। यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो देखिए याद रखिएगा केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो चीन के व्यापारियों ने देखिए भी यहाँ आए। मछली पकड़ने के लिए जाल का जो निर्माण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। तो देखिए याद रखिएगा केरल का मुख्य भोजन क्या है, मछली, सब्जी और चावल। साथ ही में केरल की जो उपजाऊ ज़मीन है उसमें देखिए चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। चावल यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पैदा होता है। साथ ही में विभिन्न मसाले भी देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, सारे आपके मसाले हो गए, वो भी केरल में अच्छी मात्रा में उपजाऊ पैदा होते हैं।
यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ये समझ लीजिए, ये आपका चीना वाला जो हो गया और चीनी मिट्टी, इनका चीनी चीनी क्यों लगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ें चीन से आई हैं, चीन जैसे की हैं और चीन से। चीना वाला से देखिए मछलियाँ पकड़ते हैं, जाल है एक तरह का, और चीनी मिट्टी में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ तलने बर्तन का, चीनी मिट्टी के बर्तनों का। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों ने अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। तो देखिए चीन को पढ़ा आपने, साथ ही में केरल को पढ़ा, लद्दाख को पढ़ा और केरल को पढ़ा। लद्दाख और केरल की भौतिक स्थितियाँ यहाँ पर देखिए बताई गई हैं आपको। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही जगह अलग अलग जलवायु है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखिए दोनों का सांस्कृतिक जो जीवन है, प्रभाव है जो दोनों ही क्षेत्रों में एक है। साथ ही में किसी भी क्षेत्र की अगर सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो उसके इतिहास और भूगोल दोनों से ही प्रायः उसका रिश्ता होता है, भले ही अलग अलग सांस्कृतिक जीवन क्यों ना हो। नेक्स्ट है देखिए, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ये देखिए, साथ ही में विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। तो देखिए, विविधता में एकता का मतलब ये है कि भारत में विविधता तो बहुत सारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों में एकता नहीं है। याद रखिएगा कि भारत में विविधता में एकता है। विविधता तो है, पर साथ ही में लोगों में एकता भी है, फूट नहीं है। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा, वे सब एक थे। भारत विविधता में एकता वाला देश है, बहुत ही अच्छी बात है ये। यहाँ पर देखिए एक ये दिया हुआ है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे के फूल तोड़े, वीरान इस चमन के कोई गुल खिला के न जाना, कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। आज़ादी की देखिए जो लड़ाई हुई थी, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, बहुत सारा कुछ हुआ था उसमें, तो उसी से संबंधित है। देखिए बहुत ही अच्छी कविता है ये। किसने लिखी है? देखिए भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने लिखी है, भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ये देखिए पूरा चित्र दिखाया गया है इनका। आगे देखते बढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तो देखिए ये जो गीत है यहाँ पर अभी मैंने आपको ये दिखाया, बहुत ही अच्छा गीत है, पढ़िएगा इसको, खाली रहिएगा जब। तो देखिए कब ये गाया गया था? जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर जो एक ब्रिटिश जनरल डायर था, उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण विरोध करने के लिए जमा हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ देखिए यहाँ सभा इकट्ठे किए हुए थे। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ ही चर्चा होनी थी, विरोध करने की चर्चा होनी थी, और उसमें सभी लोग निहत्थे थे, कोई भी हथियार नहीं थे उनके पास, और ब्रिटिश जनरल ने उन पर गोलियां चलवा दी थी। अब बताइए कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए होंगे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उसमें भी ज़्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। तो देखिए शहीद हुए कितने सारे लोग, तब जाके आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता से प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें विविधता जाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता हमें दिया है। तो देखिए याद रखिएगा कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? नेहरू ने। साथ ही में यहाँ पर देखिए एक पुस्तक है नेहरू की,
ये देखिए पुस्तक है उनकी भारत की खोज। किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी बात है, विविधता तो आपको बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी उन सभी में एकता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो सभी एक, ऐसा नहीं कि विविधता से उनमें फूट डाली जा सकती है, बल्कि वो सब एक हैं। नेक्स्ट है देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रगान भी राष्ट्रीय एकता की ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो राष्ट्रगान जो देखिए गाया सभी लोग गाते हैं, स्कूलों में भी करवाया जाता है। तो ये राष्ट्रगान क्या है? हमारी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति। अलग अलग देखिए अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कविताएँ स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारी हैं जो हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं। उनको सुनने में बहुत सारे गाने भी देखिए चलते हैं, अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें देखिए हमारा भारतीय राष्ट्रगान भी है, याद रखिएगा। इसकी रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ से देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।